Hello guys, welcome to the next class of economics. So today we are going to discuss elasticity of supply. तो elasticity of supply हम किस चीज को बोलते हैं देखते हैं. Guys, आपको याद होगा हमने किया था elasticity of demand, right? तो elasticity of demand क्या होता था? Elasticity of demand होता था कि क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ठीक है, मतलब अगर प्राइस चेंज होते थे तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना फर्क पड़ता था, क्या रिस्पॉन्स होता था क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको हम बोलते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. राइट, तो बेसिकली डिमांड में क्या खिंचाव है, क्या रिस्पॉन्स है. राइट, आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो ये भी बिल्कुल वही चीज़ है लगभग. यहाँ पे हम सप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे वी विल राइट क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर जब प्राइस चेंज होंगे मार्केट में तो सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सप्लाई का क्या रिस्पॉन्स रहेगा. राइट, तो जब हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस, देन वी कॉल इट एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, तो यहाँ पे लिखा भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड, कि क्वांटिटी सप्लाइड का क्या रिस्पॉन्स है टू चेंज इन इट्स प्राइस. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जिस चीज पे फर्क पड़ रहा है, किस चीज पे फर्क पड़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड पे फर्क पड़ रहा है, वो न्यूमरेटर में आ गई. किसकी वजह से पड़ रहा है, प्राइस की वजह से पड़ रहा है, तो प्राइस आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में. राइट, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलता है, ये मैंने आपको डिमांड से में भी याद होगा हमने किया था सेम चीजें. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगी, वही ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड माइनस न्यू क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, तो दिस इज योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन बेस लेते हैं हम ओल्ड प्राइस को. राइट, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बेस लिया है क्यू को, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ओल्ड ओल्ड को हम रहने दें क्यू. क्यू ओल्ड क्वांटिटी इज क्यू, न्यू क्वांटिटी इज क्यू वन. राइट, तो कैसे निकलता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हाउ विल वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस. राइट, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको मैं चेंज इन क्वांटिटी भी बोल सकती हूँ अपॉन ओल्ड क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस. राइट, नाउ हाउ विल वी पुट इट, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इनटू सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा पी अपॉन चेंज इन पी. तो ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं इनको एक तरफ ले आओ, चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू. राइट, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला. इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे आप क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो जैसे इन्होंने दे रखा है, सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस. राइट, तो पुराना प्राइस दे रखा है कितना, पुराना प्राइस है P 2000, न्यू प्राइस दे रखा है 2100. ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड, जब प्राइस 2000 था तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी हमारी,
2500 यूनिट्स। और जब प्राइस बढ़ गया 2100 हो गया तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है? 3000 यूनिट्स। ओके, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या था हमारा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो कर दीजिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या था आपका? Q माइनस Q1 अपॉन Q। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या था? P माइनस P1 P माइनस P1 अपॉन P। तो रख लो अपने वेरिएबल्स। Q है 2500 माइनस 3000 अपॉन 2500 अपॉन P माइनस P1 2000 माइनस 2100 अपॉन 2000। ओके, तो 2500 माइनस 300 माइनस 500 अपॉन 2500 इंटू माइनस इसको, सॉरी, ठीक है, इसको सबसे ऊपर ले जा लेंगे। मैथ्स आपने करी होगी, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, राइट? अपॉन 2000 माइनस 2100, राइट? माइनस 100, ठीक है। तो इनको एक साथ ले आओ जो एक जैसे हैं। माइनस 500 अपॉन माइनस 100 इंटू 2000 अपॉन 2500, राइट? तो तो ये आपका आ जाएगा कितना? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। पच्चीस सौ 2000 अपॉन 2500, राइट? तो ये 00 कट, राइट? तो ये आपका 00 कट, राइट? तो ये आपका आ जाएगा 100/25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका आ गया 4, राइट? तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? 4। अब हम करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी। तो ये आपको डिमांड का भी सब याद होगा, राइट? तो एक रिवीजन हो जाएगी हमारी फिर से। सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, राइट? मतलब प्राइसेस कितने भी ऊपर नीचे हो जाएं, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या रहेगी? विल नॉट चेंज एट ऑल। चाहे प्राइस ऊपर हो जाए, चाहे प्राइस नीचे हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड विल नॉट चेंज एट ऑल, राइट? प्राइस क्वांटिटी, सपोज करो पहले प्राइस थे 10 रुपए, तो सप्लायर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था? 3 यूनिट्स। अब प्राइस हो गए हैं 20 रुपए, तो अभी भी सप्लायर कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है? 3 यूनिट्स, राइट? तो प्लॉट कर लो प्राइस 10, 20,
एक्स एक्सिस में क्वांटिटी रखते हैं 1 2 3। तो 10 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाइड थी 3, और 20 प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई थी 3। तो कैसा सप्लाई कर्व आ गया हमारा, ये मेरा सप्लाई कर्व आ गया है, ये आ गया है मेरा एक स्ट्रेट लाइन आ गई है मेरी, राइट, विच इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। तो मेरे पास जो एक कर्व आया है, ये कैसा कर्व आया है, इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इस कर्व को मैं क्या नाम दूंगी, क्या है ये कर्व क्यों आया था, बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड क्या रह रही थी, सेम रह रही थी, इट वॉज नॉट चेंजिंग एट ऑल, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था, राइट। तो जब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं होता है तो उसको मैं बोलूंगी, एक तो रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, कोई खिंचाव नहीं है, तो मैं बोलूंगी इनइलास्टिक, राइट। बट बिल्कुल ही खिंचाव नहीं है कोई, देखो पहले भी 3 था, अब भी 3 है, राइट। तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम केस है ये, राइट। तो उसको मैं बोलूंगी परफेक्टली इन इलास्टिक, राइट। तो ये मेरा केस हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक वाला, राइट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व कैसा आता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0, कोई खिंचाव नहीं है, राइट, इलास्टिसिटी नहीं है, कुछ भी इलास्टिसिटी नहीं है, कुछ बिल्कुल सेम है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ओके। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस चेंज हो, बट क्वांटिटी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब है रिलेटिवली लेस इलास्टिक, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इन इलास्टिक, राइट, इन इलास्टिक। तो देखते हैं, अब देखो फिर से बना लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस है, पहले प्राइस था 5 रुपए, राइट। तो क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी कितनी, 1 यूनिट। अब प्राइस बढ़ के 20 रुपीज हो गया है, अब आप क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो 5 यूनिट्स। तो मैंने देखा यहाँ पे प्राइस में ज्यादा चेंज आया है, बट क्वांटिटी सप्लाइड में उतना चेंज नहीं आया है, राइट, उतना ज्यादा चेंज नहीं हुई है क्वांटिटी सप्लाइड। तो यहाँ पे हम देखो, याद करो, हम देखते थे कि इन दोनों को कंपेयर करो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को, क्वांटिटी सप्लाई का रिस्पॉन्स इन दोनों को कंपेयर करो। इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या देखती थी, क्वांटिटी को ही चेक करती थी, क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस, राइट। जितना चेंज प्राइस में आया है उतना चेंज क्वांटिटी में नहीं आया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, इन इलास्टिक, राइट। तो और इन इलास्टिक को मैं क्या बोल सकती हूँ, एक और चीज बोल सकती हूँ मैं, इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी बोल सकती हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं तो मेरे पास कैसा ग्राफ आएगा, लेट्स सी। इस तरफ हम रखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड, इस तरफ हम रखेंगे प्राइस। तो प्राइस 5 10 15 20, क्वांटिटी सप्लाइड 1 2 3 4 5, राइट, ठीक है। 5 पे 1, ठीक है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए आई एम गोइंग टू चेंज द फिगर, राइट, बिकॉज मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मुझे फिगर्स थोड़ी सी इस तरीके से लेनी पड़ेंगी ताकि आपको ग्राफ अच्छे से समझ आए, ठीक है।
बिल्कुल, फिगर फिर से वही चीज़ है जो मैंने पहले बताई थी कि प्राइस में चेंज हो रहा है ज़्यादा, बट क्वांटिटी सप्लाइड आपकी बढ़ तो रही है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ तो रही है, बट क्वांटिटी सप्लाइड का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना चेंजेस किस में आ रहे हैं, प्राइस में चेंज आ रहे हैं। हैंस मैं बोल सकती हूँ कि मेरी क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, इन इलास्टिक या फिर लेस दैन 1। तो मैं इसको प्लॉट करती हूँ, प्राइस 5, 10, 15, 20, 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा क्वांटिटी सप्लाइड। 5 प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, 1। 20 प्राइस था तो कितनी क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, 2। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे दो वो आ गए हैं, तो मेरा ये सप्लाई का कर्व राइट ऐसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड लाइन जा रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइस का चेंज ज्यादा था और क्वांटिटी का चेंज कम था, राइट। तो यहाँ पे, तो जहां पे क्वांटिटी का रिस्पॉन्स कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, इन इलास्टिक, राइट। इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पे हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या है, इन इलास्टिक या लेस दैन 1। देखो यहाँ पे भी वही है, इन्होंने जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, प्राइस में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में चेंज कम है, राइट। तो जब क्वांटिटी में चेंज कम होता है उसको हम कौन सा केस बोलते हैं, इन इलास्टिक। इफ एज अ रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड, उसकी सप्लाई चेंजेस लेस दैन प्रोपोर्शनेटली, तो वी कैन से सप्लाई ऑफ गुड इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, और लेस दैन 1 या इन इलास्टिक भी हम बोल सकते हैं। रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक, इसको मैं टर्म दूंगी इलास्टिक। तो इसका एग्जाम्पल, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, पहले प्राइस था 1 रुपीज, 1 रुपीज में सप्लायर सप्लाई कर रहा था, सपोज करो 3 यूनिट्स, ओके। अब प्राइस बढ़ बढ़ गए, मार्केट में सेलिंग प्राइस बढ़ गए, मार्केट में प्राइस हो गया 2 रुपया, ठीक है। और जैसे मार्केट में प्राइस बढ़े, सप्लायर स्टार्टेड सप्लाइंग कितना, 15 यूनिट्स। तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, प्राइस में चेंज कम हुआ है बट क्वांटिटी सप्लाइड में काफी ज्यादा चेंज आया है, क्वांटिटी सप्लाई का रिस्पांस ज्यादा है। तो जब क्वांटिटी सप्लाइड का रिस्पांस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो हम बोलते हैं क्या, क्वांटिटी सप्लाई का ज्यादा रिस्पांस है ना, इसका मतलब सप्लाई में खिंचाव ज्यादा है, तो मैं बोलूंगी कौन सा केस, इलास्टिक, राइट। मैं बोलूंगी क्वांटिटी, क्या केस है ये, किस चीज का केस है ये, सप्लाई इज इलास्टिक। या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या है, इलास्टिक को मैं क्या बोलती हूँ, न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन कैसा करेंगे हम इसका, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, ठीक। तो मैं बोल सकती हूँ मेरा कैसा है रिस्पॉन्स, मैं बोलूंगी इलास्टिक, राइट। या फिर मैं बोलूंगी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन 1, एक ही बात है, इलास्टिक बोल लो या इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 बोल लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसको मैं प्लॉट कर दूं तो कैसा आएगा, इस तरफ प्राइस, इस तरफ क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस है 1, हो गया 2, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाइड है, इसको आप रख लीजिए 5, 10, 15, ओके। 1 रुपए पे हो रही थी 3 यूनिट सप्लाई, ठीक है। जब प्राइस बढ़ गए 2 रुपीज हो गए तो कितनी यूनिट सप्लाई होने लगी, 15, ओके।
तो यहाँ पे प्राइस का रिस्पॉन्स कम है और सप्लाई का रिस्पॉन्स ज्यादा है, राइट। तो जब यहाँ पे सप्लाई का रिस्पॉन्स क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्राइस, ठीक है। तो जब सप्लाई का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं, कौन सा वाला केस है, इलास्टिक, या फिर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन, इलास्टिक को मैं क्या बोलती हूँ, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। और इन इलास्टिक वाला केस क्या था, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ओके, यहां पे भी देखो प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा है, राइट। तो ऐसा मेरे पास क्या आएगा, सप्लाई कर्व आएगा। अब आप बोलोगे मैम ये वाला अगर हमें एग्जाम में ये वाला ग्राफ दे दें तो हम इजीली बता सकते हैं कि सप्लाई क्या रह रही है, सेम रह रही है, तो इजीली बता सकते हैं कि सप्लाई इज परफेक्टली, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, परफेक्टली इन इलास्टिक। बट अगर हमारे पास ये वाला ग्राफ दे दें या फिर ये वाला ग्राफ दे दें तो हम कैसे पता चल लगाएंगे कि कौन सा वाला इलास्टिक है, कौन सा वाला इन इलास्टिक है। तो सिंपल है, वहां पे आपको ना क्या चीज देखनी है, ये देखना है, प्राइस का चेंज और सप्लाई, ये सप्लाई का चेंज, इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे देखो प्राइस का चेंज ज्यादा है बट सप्लाई का चेंज कम है, राइट। सप्लाई का चेंज यहाँ पे बहुत कम है। तो जब सप्लाई का चेंज कम होता है, सप्लाई का रिस्पॉन्स कम होता है, तो उसको मैं सिंपल बोलती हूँ इन इलास्टिक, या फिर मैं बोल सकती हूँ इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ओके, और यहाँ पे हमने देखा प्राइस का चेंज कम है बट क्वांटिटी का चेंज ज्यादा है। तो जब क्वांटिटी का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है, राइट, जब क्वांटिटी का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो मैं उसको बोलती हूँ इलास्टिक या फिर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ओके, सिंपल। अब है यूनिट इलास्टिक। तो यूनिट इलास्टिक तो सिंपल है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस था 1 रुपीज पहले, फिर हो गया 2 रुपीज। पहले क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी 3 यूनिट्स, अब क्वांटिटी सप्लाई हो रही है कितनी, 4 यूनिट्स। तो क्वांटिटी सप्लाई में भी उतना ही चेंज हो रहा है जितना कि किस में चेंज हो रहा है, प्राइस में। तो बराबर रिस्पॉन्स है, राइट। तो जितना चेंज प्राइस में हो रहा है और उतना ही चेंज किस में हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं यूनिट इलास्टिक या इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे, प्राइस 1 2, इस तरफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड 3 4, 1 पे 3, 2 पे 4। तो सप्लाई का जो चेंज है इट वाज सेम एज व्हाट, प्राइस। तो जब दोनों का रिस्पॉन्स, दोनों का चेंज, दोनों का जो क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी यहाँ पे सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाइड का रिस्पॉन्स उतना ही है, उतना ही प्रतिशत चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, यहाँ पे जितना प्रतिशत चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में आ रहा है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is exactly equal to change in price। ओके, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। दूसरा वाला केस, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये केस है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का। पहले प्राइस थे मार्केट में, सपोज करो 5 रुपीज, तो ये प्राइस कम लग रहा था, तो इस प्राइस पे कोई भी सप्लायर कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहा था, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो क्वांटिटी सप्लाइड थी 0। फिर प्राइस बढ़ गए, राइट, प्राइस बढ़ गए, 7 रुपए हो गए। अब सारे सप्लायर्स ने सप्लाई करना शुरू कर दिया है, राइट।
तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती जा रही है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। तो कैसे प्लॉट करेंगे हम, इस तरफ प्राइस, इस तरफ क्वांटिटी, प्राइस इस तरफ क्वांटिटी सप्लाइड। पहले प्राइस तो ये 5 7, क्वांटिटी सप्लाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले प्राइस था 5, तो क्वांटिटी सप्लाई उस समय कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो 0 पॉइंट ये। फिर जैसे ही प्राइस हो गया 7 रुपए, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, 1 हो गई, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 8 9 10। तो क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस 7 रुपीज, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अगेन ये एक्सट्रीम केस हो गया कि सप्लाई का रिस्पॉन्स बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, राइट। तो मैं बोलूंगी क्या, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी, राइट। मतलब बिल्कुल खिंचती जा रही है, कहीं पे रुक नहीं रही है। आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट फिगर कि ये कहां तक चलता रहेगा, राइट। तो इसको मैं बोलूंगी क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट, राइट, because nothing is supplied at a lower price, but a small increase in price cause supply to rise from 0 to infinity large amount। ठीक, तो ये कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइटली इलास्टिक सप्लाई। ठीक, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ, इलास्टिक तो है, खिंचाव तो है, पर पता नहीं चल रहा है कितना खिंचाव है, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो ये दो एक्सट्रीम जो केस होते हैं, एक पहले क्या था जहां पे सप्लाई क्या थी, सेम, प्राइस मेरा 3 था, 4 फिर बढ़ गया 4 हो गया, सप्लाई पहले भी 1 यूनिट थी, बाद में भी 1 यूनिट है, तो सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं था। तो ये तो था कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था सप्लाई में, तो इसको मैं बोलती थी परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहां पे तो सप्लाई मेरी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ये अगेन एक्सट्रीम केस हो गया। तो ये हो गया मेरा कौन सा वाला केस, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। तो दो एक्सट्रीम केस जो होते हैं, एक जब सप्लाई का रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं है, राइट, इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, रिस्पॉन्स इज 0, राइट। तो जब बिल्कुल भी सप्लाई में चेंज नहीं है तो इनइलास्टिक तो है, बट साथ ही साथ आई विल ऐड द वर्ड परफेक्ट, राइट, क्योंकि वो एक्सट्रीम केस है, राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक। और दूसरा केस, जब सप्लाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, चेंज हो तो रही है, इलास्टिक खिंचाव तो है, बट खिंचती जा रही है, खिंचती जा रही है, तो अगेन ये एक एक्सट्रीम केस है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। तो जो एक्सट्रीम केस है उनके आगे मैं क्या नाम लगा देती हूँ, परफेक्टली, राइट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक पहले देख लिया था, इस जब हमने ये इलास्टिसिटी शुरू किया था तब देखा था, और अब हम लास्ट इसको कंक्लूड कर रहे हैं क्या, परफेक्टली इलास्टिक से, राइट। तो अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा कर्व आता है, ऐसा आपको ग्राफ दे रखा है, तो जो ये लाइन है विच इज पैरेलल टू, उसकी लाइन कैसी होती थी, ऐसी, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक की लाइन क्या होती थी, कि सप्लाई सेम रह रही थी, whatever be the prices, supply used to remain same। तो अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो कौन सा केस हो जाता था, परफेक्टली इनइलास्टिक। और अगर सप्लाई कर्व पैरेलल टू कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ओके, अब मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी आपको दे रखा है, इसका इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल रखा है, डिफ्रेंशिएट कर रखा है, डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। सप्लाई फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करनी है यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है -100 प्लस 10p,
और दूसरा आपको प्राइस दे रखा है, प्राइस कितना है 15। ठीक, अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट? फॉर्मूला क्या है आपका? ई एस इज इक्वल टू, तो ये दोनों चीजें गिवन है क्वेश्चन में। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी निकालने का यूजिंग पॉइंट मेथड? फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो अब ये डी क्यू अपॉन डी पी डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है, राइट? तो चलो इसको छोड़ दो। P अपॉन क्यू, P दे रखा है 15, राइट? और Q आपके पास ये दे रखा है, तो क्या आप Q निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। कैसे? -100 प्लस 10 P कितना है 15, तो 10 इंटू 15, तो -100 प्लस 150, तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 50। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस हो गया 150 माइनस 100, और साइन बड़ी वाले का प्रिवेल करेगा, जो बड़ी फिगर होती है। तो 150 पॉजिटिव है, बड़ी वाली फिगर का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये तो आपने बचपन में मैथ्स में किया ही था, राइट? तो Q मेरा आ गया 50, ठीक? तो मेरे पास P भी है, मेरे पास Q भी है, तो फॉर्मूला में रख लो। P रख लिया 15, Q रख लिया 50। अब ये dq अपॉन dp कैसे निकालें, राइट? ये dq अपॉन dp क्या है, ये डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये है कि आपको एग्जाम में ना ये डिफ्रेंशिएट निकालने की, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में सेम तरीके से ही रिपीट होता है, बिल्कुल फिगर्स भी सेम होती हैं। और डी क्यू अपॉन डी पी भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप याद रख लीजिए कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मुझे बस एक फॉर्मूला याद रखना, ई एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो पी तो आपके पास गिवन है, क्यू भी आप निकाल लेंगे, राइट? सिंपल है। इस स्टेटमेंट में आपने पी ही रखना है, पुट करना है पी की वैल्यू, और आपके पास क्यू निकल आएगा। तो पी क्यू तो निकल जाएंगे। अब ये डी क्यू अपॉन डी पी क्या होता है, तो ये हमेशा रट लीजिए, ये कितना होगा? 10 ही होगा, राइट? ये हमेशा 10 ही होता है। तो आपके पास निकल जाएगा 10 इंटू 15 अपॉन 50, कितना आ गया? 3, राइट? तो ये हु बहू ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा है। तो राइट, तो डी क्यू अपॉन डी पी आपका, आप हमेशा क्या रख देंगे? 10। कोई भी आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, राइट? वैसे तो आता नहीं है, बट अगर आ जाता है 1% चेक केस, अगर ये 1% चांस अगर आता है, तो आपको पास क्वेश्चन ये गिवन है, द सप्लाई फंक्शन इज Q इज इक्वल टू -100 प्लस 10p, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15। ठीक है, तो Q निकाल लेंगे, -100 प्लस 10p, तो p कितना है 15, तो 10 इंटू 15, राइट? तो ये कैलकुलेट करके आ गया आपके पास 50। तो Q मेरे पास कितना आ गया है? Q मेरे पास आ गया है कितना? 50। प्राइस भी मेरे पास गिवन है, कितना है? 15, राइट? बस आपको एक चीज याद रखनी है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको याद था, ई एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब ये डी क्यू अपॉन डी पी कैसे निकालें, तो इसको सीधा आप 10 ही रख दीजिएगा, राइट? 10 इंटू पी अपॉन क्यू, पी मेरे पास है 15, क्यू है 50, तो 15 अपॉन 50 कितना? 3। ओके, तो ये मैं रटवा नहीं रही हूँ, इस पे दिमाग लगा के फायदा नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू डिफरेंशिएशन, उसके लिए मैथ्स पढ़िए, राइट? तो अगर डी क्यू अपॉन डी पी आपने रखना ही है, तो आप सीधा क्या रख देंगे? 10 रख देंगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी होती थी, किस मेथड से? आर्क मेथड से। तो आर्क मेथड तो आपको पता ही था, आर्क मेथड क्या था? जैसे इस वाले फॉर्मूले में हम ऊपर रखते थे, जैसे याद करो जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में किया था, परसेंटेज मेथड था ना वो। परसेंटेज मेथड में क्या होता था?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो था। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे भी क्वांटिटी भी आएगी, प्राइस भी आएगा। ठीक है, आर्क मेथड में भी क्वांटिटी सेम परसेंटेज मेथड की ही तरह क्वांटिटी भी आएगी और प्राइस भी आएगा। पर परसेंटेज मेथड में हम निकालते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड क्वांटिटी देखो ना, परसेंटेज मेथड को भी हम साइड में करते हैं। परसेंटेज मेथड क्या होता था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलता था? परसेंटेज चेंज निकालना होता था ओल्ड क्वांटिटी सप्लाइड माइनस न्यू क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो ये तो निकल गया आपका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता था? ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस। ठीक है, अब हम आते हैं आर्क मेथड पे। आर्क मेथड पे हम करेंगे ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज मेथड पे तो बेस लेते थे ओल्ड को, यहाँ पे बेस ओल्ड को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एवरेजेस करके चलेंगे। Q प्लस Q1 अपॉन प्राइस का करते हैं P माइनस P1 अपॉन बेस नहीं लेते हम यहाँ पे हम एवरेज करके चलते हैं तो P प्लस P1। ओके, तो Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 इंटू ये सबसे ऊपर आ जाएगा P प्लस P1 अपॉन P माइनस P1। ओके, डन। तो Q माइनस Q1 अपॉन एक तरफ रख लीजिए एक जैसी चीजों को, P माइनस P1 इंटू इतना भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, यहाँ तक भी काफी है। वो तो मैं बस इसको थोड़ा और रिफाइन तरीके से प्रेजेंट कर रही हूँ। P प्लस P1 अपॉन Q प्लस Q1, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला निकल जाता था। वही दे रखा है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2, राइट। उन्होंने ओल्ड क्वांटिटी को क्या लिया था? Q1। न्यू क्वांटिटी को लिया था उन्होंने Q2, जबकि मैंने ओल्ड क्वांटिटी को लिया है अपने केस में Q। मेरे केस में जो मेरा फॉर्मूला है, मैंने ओल्ड क्वांटिटी ले रखी है Q और न्यू क्वांटिटी ले रखी है Q1। ठीक है, एक ही बात है, आप कैसे भी रखना चाहें, ओल्ड को Q रखना चाहें या फिर नए को Q1 रखना चाहें, या फिर ओल्ड को ही Q1 रख दे नए को Q2 रख दे, इट इज अप टू यू, राइट। तो बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? वही Q1 माइनस यही Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। ठीक है, या तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा या इस तरीके से Q माइनस Q1 अपॉन Q प्लस Q1 इंटू P प्लस P1 अपॉन P माइनस P1। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे हम आर्क मेथड में हम एवरेजेस करके चलते हैं। देखो ना, एवरेज करके चले, एवरेज। तो आर्क मेथड आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है जब हम, आप याद कीजिए डिमांड, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते थे तो वहाँ पे भी हम कोशिश करते थे कि आर्क मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाए दैन परसेंटेज मेथड, राइट। क्योंकि आर्क मेथड हमेशा ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है इन कंपैरिजन टू दिस परसेंटेज मेथड। तो ये क्वेश्चन दे रखा है P1 12 P2 15। तो P1 है आपका ओल्ड प्राइस, उन्होंने ओल्ड को P1 ले रखा है। न्यू प्राइस कितना है? 15। ओल्ड क्वांटिटी Q1 ले रखा है उन्होंने 20। न्यू क्वांटिटी कितनी है? 50। तो
पहले ऊपर क्वांटिटी का लेके चलते हैं, नीचे प्राइस का लेके चलते हैं। तो क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड। तो राइट, Q1 माइनस Q2 अपॉन, मैं क्वांटिटी का लेके चल रही हूँ ये, Q1 प्लस Q2, फिर प्राइस का लेके चलते हैं, P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। तो पुट कर दो, Q1 माइनस Q2, 20 माइनस 50 अपॉन 20 प्लस 50 इंटू, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, राइट, P1 प्लस P2, P1 कितना है 12 और P2 कितना है 15, 12 प्लस 15 अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मैथ्स में किया ही था आपने। तो P1 माइनस P2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 कितना है 12 माइनस 15। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.85। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी निकल गई आपकी 3.85। अब इस पे हमारा एक टॉपिक है इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम अभी फिनिश कर देते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। इक्विलिब्रियम वो वाली मार्केट सिचुएशन होती है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। जहां पे जितनी क्वांटिटी बायर डिमांड कर रहा है उतनी ही क्वांटिटी सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो वो वाला केस हो जाता था आपका इक्विलिब्रियम वाला केस, राइट। तो इक्विलिब्रियम ये इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। एमसीक्यू में बन सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम वाला केस होता है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, सेम होती है। तो देखते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ये भी एमसीक्यू बन सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, प्राइस थ्योरी। इसका भी एमसीक्यू बनता है। ओके, तो चलो आ जाओ। अब देखें, प्राइस है 5 4 3 2 1। अब आपको पता है, सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। तो डिमांड याद कीजिए, डिमांड चैप्टर। जब प्राइस 5 था इसका मतलब बहुत हाई प्राइस है, तो लोग कितनी यूनिट्स खरीद रहे थे, 6 यूनिट्स। फिर प्राइस कम हो गए, 4 रुपए हो गए, तो लोगों ने अपनी डिमांड बढ़ा दी, 12 यूनिट्स कर दी। फिर प्राइस और कम हो गए तो लोगों ने अपनी डिमांड और बढ़ा दी। प्राइस 2 हो गए और कम हो गए तो मार्केट में कंज्यूमर्स और ज़्यादा बढ़ गए, 25 यूनिट्स डिमांड होने लग गई हैं। अब प्राइस और कम हुए तो उस प्राइस पे कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही है, और ज़्यादा, 31 यूनिट्स। क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कंज्यूमर तो यही चाहता है कि प्राइस कम हो, और जब प्राइस कम हो जाएंगे तो ही विल डिमांड मोर एंड मोर यूनिट्स, राइट। अब हम देखते हैं प्राइस और सप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, सप्लायर के साथ उल्टा होता है। सप्लायर क्या करेगा, जब प्राइस कम होने लग जाएंगे ना तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती है, कम। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ उल्टा होता था। वहां पे क्या होता था, जैसे जैसे प्राइस कम होते जाएंगे, जो होते जा रहे थे,
क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही थी आपकी? बढ़ती जा रही थी ना, राइट? यहां लिख देते हैं, डिमांड के केस में हम क्या देखते हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। सप्लाई के केस में क्या देखेंगे कि अगर प्राइस कम होंगे ना, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्योंकि जब प्राइस कम होते हैं, राइट, मार्केट में सेलिंग प्राइस जब कम होता है तो सप्लायर को ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता है, तो एज अ रिजल्ट वो अपनी सप्लाई भी क्या कर देता है? कम कर देता है, राइट? खुद सोचो ना, कम सेलिंग प्राइस हो गया है, पहले उसकी चीज 20 रुपए की बिक रही थी, अब उसकी चीज हो गई है 5 रुपए की, तो वो ज्यादा यूनिट्स क्यों सप्लाई करेगा? वो ये सोचेगा कि कोई नहीं, जब प्राइस फिर बढ़ेंगे तब मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, फिलहाल जब प्राइस कम हो गए हैं तो ही विल ऑल्सो रिड्यूस हिज सप्लाई। मैंने आपको बताया था, जब प्राइस कम होते हैं तो सप्लायर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, राइट? एंड एज अ रिजल्ट जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो वो अपनी सप्लाई भी कम कर दे रहा है। ये मैंने आपको एक केस से भी बताया था, केस 1, केस 2। पहला सेलिंग प्राइस है आपका 20 रुपए, सेलिंग प्राइस अगला केस 15 रुपए, कॉस्ट है 10 रुपीज, लागत मेरी है 10 रुपए, पर मार्केट में पहले प्राइस चल रहा था 20 रुपए, अब मार्केट में प्राइस हो गया है कितना? 15 रुपए। तो प्रॉफिट मार्जिन निकालो, पहले मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? सेलिंग प्राइस था 20 रुपए, लागत आ रही थी 10 रुपए, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 10 रुपए। बाद में सेलिंग प्राइस क्या हो गए? कम हो गए 15 रुपए, कॉस्ट मेरी अभी भी 10 रुपए है, तो कितने का प्रॉफिट मार्जिन बनेगा मेरा? बेच रही हूं मैं 15 का, लागत है मेरी 10 रुपए की, तो प्रॉफिट मार्जिन अब कितना आ गया? 5 रुपए। तो मैंने देखा जब सेलिंग प्राइस कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? मेरा प्रॉफिट मार्जिन काफी कम रह गया है, 5 रुपए रह गया है, तो अब मैं अपनी सप्लाई भी क्या कर दूंगी? गिरा दूंगी, रिड्यूस कर दूंगी, राइट? क्या फायदा सप्लाई कर करके ज्यादा, जब प्रॉफिट मार्जिन ही गिर गया है तो सप्लाई ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो हमने देखा जब प्राइस कम हो गया है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है? गिर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हम देखें 5 रुपए में वो कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था? 31 यूनिट्स। फिर प्राइस गिरे, तो आपको पता है जब प्राइस गिरेंगे तो सप्लायर भी क्वांटिटी सप्लाई कम कर देगा, 25 यूनिट्स। अब प्राइस और गिरे तो आप अपने आप को सप्लायर की जगह पे रख के सोचो, प्राइस मार्केट में सेलिंग प्राइस और कम हो गए तो आप अपनी सप्लाई और कम कर दोगे, गिरा दोगे। फिर प्राइस और कम हो गए, 2 रुपीज हो गए, तो आपने सप्लाई गिरा के 12 यूनिट्स कर दी। फिर प्राइस और कम हो गए, 1 रुपीज, तो अब आपकी सप्लाई कितनी है? 6 यूनिट्स। ओके, ठीक। अब देखो, इसको मैं, चलो अब यहां पे एक दो फिगर्स ऐसे देखो, 3 रुपए पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि 3 रुपए में कस्टमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है? 19 यूनिट्स, राइट? और 3 रुपए में सप्लायर भी कितनी यूनिट सप्लाई कर रहा है? 19 यूनिट्स। तो यहां पे कस्टमर और सप्लायर दोनों का फिगर क्या हो रही है? मैच कर रही है। किस प्राइस पे? 3 रुपीज पे। 3 रुपीज पे कस्टमर भी डिमांड कर रहा है 19 यूनिट्स, और सप्लायर भी सप्लाई कर रहा है कितनी यूनिट्स? 19 यूनिट्स। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा इक्विलिब्रियम, राइट? तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ये, राइट? तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी मेरी? 19 यूनिट्स, और इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा 3, राइट? इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा 3 रुपीज। ओके,
तो अगर मैं इनको प्लॉट करूं, प्राइस 1 2 3 4 5, फिगर्स इस तरीके से रखिएगा कि उसमें 30 तक आए, राइट। 5 10 15, सॉरी, 19, 3 के गैप में रख लें। 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। 7 24 27 30 और 33, ठीक है। तो ये मैंने फिगर्स रख ली हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले मैं प्लॉट करूंगी इन दोनों को, डिमांड, राइट, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों को प्लॉट कर दो। तो 1 रुपए पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 31 यूनिट्स। 1 रुपए पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 31 यूनिट्स। 2 रुपए में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 25 यूनिट्स। ये प्राइस और ये क्वांटिटी। 2 रुपए में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 25। 2 पे 25। 3 पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? 19। 4 पे 12। 5 पे 6। 5 प्राइस पे 6। तो इनको कर दो ज्वाइन। तो ये मेरे पास आ गया डिमांड कर्व, राइट। अब मैं प्लॉट करूंगी प्राइस और सप्लाई को। तो मेरे पास आ जाएगा सप्लाई कर्व। तो कीजिए, 1 पे कितनी सप्लाई हो रही थी? 6 यूनिट्स की। 2 पे सप्लाई हो रही थी 12 यूनिट्स की। 2 प्राइस पे 12 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी। 3 पे 19 यूनिट्स की। 3 पे 19 यूनिट्स की। 4 पे 25 यूनिट्स की। 4 पे 25 यूनिट्स की। और 5 पे 31 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी। 5 प्राइस पे 31 यूनिट्स की सप्लाई हो रही थी। तो अब सप्लाई के पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखो, बीच में एक जगह ऐसी थी जहां पे दोनों का एक कॉमन पॉइंट था, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी हम इसको बोलेंगे। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था? अब देखो, ये मैं ना एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरा आगे पीछे आ सकता है। तो बेसिकली ये इंटरसेक्ट कर रहा था 19 पे, ठीक है। आप ग्राफ में करेंगे या अच्छे से प्रॉपर डिफरेंस लेके करेंगे, राइट, ग्राफ में जब आप बनाएंगे या कॉपी में ही अच्छे से स्केल का बिल्कुल बराबर नाप के करेंगे, राइट, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक।
तो ये तो मेरे पास था क्या, डिमांड कर्व, और ये मेरे पास था सप्लाई कर्व, राइट। ये मेरे पास था, तो ये था मेरे डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग आया था मेरे पास सप्लाई कर्व, राइट। अब ये एक पॉइंट था कॉमन दोनों का, इंटरसेक्शन वाला, राइट। तो इसको मैं बोलूंगी इक्विलिब्रियम पॉइंट। नीचे ले जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्योंकि ये क्वांटिटी वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी आ गई, 19। और प्राइस एक्सिस की तरफ ले जाऊंगी इसको, तो मेरे पास आ जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज 3। ठीक है। तो हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा देखा, हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट देखा जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, दोनों बराबर होती हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ओके। अब अब आप देखो, मैं आपको एक, ये फिगर्स हमारे पास ये, इसको हम, तो लेट मी चेक। ठीक है। अब ना इसको हम एक बार कॉपी में प्लॉट कर लेते हैं, आपका जो शीट है। तो क्या क्या था आपका, 631, 12, 6, 12, 19, 25, 31, 6, 12, 19, 6, 12, 19, 25, 31। ठीक है। 31, 25, 19, 19, 12, 6, 12, 6। ठीक है। डिमांड सप्लाई, इस तरफ मैं रख देती हूँ प्राइस, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो अभी तक हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है, वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई कहाँ पे थी, 19 पे। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा कितने पे आ गया, एट 19 यूनिट्स। और इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था, 3 रुपीज। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी 19 यूनिट्स और इक्विलिब्रियम प्राइस था 3 रुपीज। ये तो थी एक सिंपल बात जो कि हमें देख के ही पता चल रहा था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, राइट। तो एक जनरल लेमैन भी बता सकता है इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें बराबर होती हैं। तो कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है, राइट। इसीलिए इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। पर इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब एक्स्ट्रा होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या फिर
point where you are earning maximum profits, उसको भी हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो अगर मैं आपको ये छोड़ो, बराबर वाला छोड़ो, अगर मैं आपको बोलूं कि इस हिसाब से मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, तो आप कैसे बताएंगे? इस हिसाब से आपको बताना है, सिर्फ ये देख के नहीं बताना है कि दोनों फिगर बराबर है, आपको ये देख के बताना है कि इन सारे केसेस में आप मुझे बताओ कि कहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स आप अर्न कर पा रहे हो। तो देख के तो नहीं बताओगे, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करनी पड़ेंगी उसके लिए? आपको यू विल हैव टू डू सम कैलकुलेशंस, राइट? तो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला केस, कितने का रेवेन्यू होगा? पहला केस, डिमांड है मेरी 6 यूनिट्स, सप्लाई है मेरी 31 यूनिट्स। तो देखो, सप्लायर 5 रुपए पे सप्लायर तो सप्लाई कर रहा है 31 यूनिट्स, पर मार्केट में कितने बिकेंगी? 6 यूनिट्स ही तो बिकेंगी, राइट? एज अ रिजल्ट कितने का रेवेन्यू अर्न हो पाएगा? 6 इंटू 5, कितना? 30। ओके, अब अगला केस, 4 रुपीज में सप्लायर इज रेडी टू सप्लाई कितना यूनिट्स? 25, पर बिकेंगी कितनी? 12 यूनिट्स ही तो बिक पा रही हैं, जितनी डिमांड है उतना ही तो बिक पाएगा। तो कितना रेवेन्यू नेक्स्ट केस में अर्न हो रहा है? 12 इंटू 4, कितना? 12 4 जा 48। उसके बाद नेक्स्ट केस, कितना? 3 रुपीज वाला केस। 3 रुपीज एक ऐसी पॉइंट है जहां पे डिमांड भी 19 यूनिट्स है और सप्लाई भी कितनी है? 19 यूनिट्स, राइट? तो बिक कितनी रही है? 19 यूनिट्स। तो कितना हो जाएगा रेवेन्यू? 19 इंटू 3, ठीक है? तो इट कम्स टू 57। अगला केस, डिमांड है 25 यूनिट्स, तो कैसे निकालू रेवेन्यू? 25 इंटू 2। अरे नहीं, माना कि मार्केट में डिमांड है 25 यूनिट्स की, पर सप्लायर कितनी यूनिट्स सप्लाई कर रहा है? 12 यूनिट्स ही तो कर रहा है। तो मार्केट में कितनी यूनिट्स बिक पाएंगी? 12 यूनिट्स ही तो बिक पाएंगी, ठीक है? डिमांड भले ही 25 यूनिट्स की है, बट यूनिट्स कितनी अवेलेबल है मार्केट में? सप्लायर कितनी दे रहा है? 12 यूनिट्स ही तो दे रहा है, राइट? तो सिर्फ 12 यूनिट्स बिक पाएंगी। तो कितने का रेवेन्यू अर्न हो जाएगा यहाँ पे? 12 इंटू 2, 24। यहाँ पे माना कि डिमांड है 31 यूनिट्स की, बट 31 यूनिट्स तो अवेलेबल है नहीं, तो कितनी बिक पाएंगे? सिर्फ 6 यूनिट्स ही बिक पाएंगी, राइट? 6 इंटू 1, 6। अब इन सबको कंपेयर करो, 30 48 57 24 6। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ पे अर्न हो रहा है? यहाँ पे 57, राइट? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मैं अर्न कर पा रही हूँ 57, राइट? तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मैं जिस पॉइंट पे अर्न करती हूँ वो पॉइंट मेरा क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर जिसको मैं क्या बोलती हूँ, क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, राइट? या फिर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी बोल सकती हूँ। ना इससे नीचे ऑपरेट करके फायदा है, ना इससे ऊपर ऑपरेट करके फायदा है, तो आई विल ऑपरेट एट दिस पॉइंट, ठीक है? ओके, तो ये आपने लिख लिया है। अब आ जाते हैं बुक की तरफ। अब देखो, जब यहाँ पे देखिए ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड दे रखा है, इक्विलिब्रियम अपवर्ड अपवर्ड, इसका क्या मतलब है? पहले मार्केट में 5 रुपए जब चल रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 6 यूनिट्स, और सप्लायर सप्लाई कर रहा था कितना? 31 यूनिट्स, राइट? अब देखो, मार्केट में डिमांड बहुत कम है, राइट? सप्लाई डिमांड है 6 यूनिट की, और सप्लायर की कितनी यूनिट्स पड़ी हैं? 31 यूनिट्स पड़ी हैं। तो सप्लायर को अपनी यूनिट्स बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस कम करना पड़ेगा। तो प्राइस आ गया कितना? 4, ठीक है? तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन प्राइस कैसा जाता है? डाउनवर्ड, ठीक है? तो प्राइस 4 आया। अब देखते हैं 4 प्राइस पे क्या था सीन। 4 प्राइस पे डिमांड हो गई 12 यूनिट्स, बट सप्लायर यूनिट्स अभी भी कितनी है? ज्यादा है, 25 यूनिट्स हैं। तो बिक नहीं रही हैं यूनिट्स, राइट? क्योंकि यूनिट सप्लाई है मार्केट में 25 यूनिट्स, पर बिक रही हैं 12 यूनिट्स। तो और ज्यादा यूनिट्स बेचने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? प्राइस गिराना पड़ेगा। तो देखते हैं, प्राइस और गिर गया, 4 से आ गया 3 रुपए,
ठीक है, तो 3 रुपए पे हमने देखा डिमांड भी बढ़ी और सप्लायर ने अपनी थोड़ी सप्लाई कम कर दी, चलो कुछ तो बिके, राइट। तो यहाँ पे अब उसकी बिक रही है कितनी, 19 यूनिट्स, राइट। क्योंकि पहले केस में कितनी बिक पा रही थी, सिर्फ 12 यूनिट्स, यहाँ पे एटलीस्ट कितने बिक पा रही हैं, 19 यूनिट्स बिक पा रही हैं, 19 यूनिट्स की डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट में प्राइस और कम हो गया, कस्टमर बोल रहा है मैं 2 रुपए पे करूंगा, और डिमांड बढ़ा दी है काफी 25 यूनिट्स पर। अब डिमांड बढ़ तो गई है 25 यूनिट्स पर, सप्लायर कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है, 12 यूनिट्स। तो देखो जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, खुद सोचो मार्केट में किसी चीज की सप्लाई कम है बट उस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होते हैं, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस फिर से क्या हो जाएंगे, यहां से भी वी विल अराइव एट वापस दिस सिचुएशन, राइट। ऊपर से भी वापस हम किस सिचुएशन में अराइव कर रहे थे, इसी सेम सिचुएशन में अराइव कर रहे थे। तो नीचे से चलें या ऊपर से आए, बार बार हम किस सिचुएशन पे आ रहे हैं, इसी पॉइंट पे आ रहे हैं, राइट। तो दिस विल बी नोन एज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो ना, इस पॉइंट पे भी डिमांड तो है 25 यूनिट्स पर सप्लायर कितने यूनिट बेच रहा है, 12 यूनिट्स। तो आपको पता है जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो प्राइस वापस 2 से कितने में पहुंच जाएंगे, 3 रुपए में पहुंच जाएंगे, ओके। ठीक, तो यहाँ पे क्या सीन था, देखो 12 यूनिट्स की डिमांड थी पर सप्लायर सप्लाई कर रहा था 25 यूनिट्स। तो सप्लायर को अपना ज्यादा सामान, क्योंकि सप्लायर की यूनिट्स बिक नहीं पा रही है ना, 25 यूनिट वो सप्लाई कर रहा है पर मार्केट में कितनी यूनिट्स बिक रही हैं, 12 यूनिट्स। एज अ रिजल्ट उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइस और कम करना पड़ेगा, राइट। 4 से कितना करना पड़ेगा, 3 रुपए करना पड़ेगा। तो यहां से वो इस वाली सिचुएशन पे आएगा, ठीक। और इस वाली सिचुएशन में भी देखो, फिर इन दोनों को कंपेयर करो, 25 और 12, डिमांड 25 यूनिट्स की है बट सप्लायर अब कितनी यूनिट्स रेडी है टू सप्लाई, ही इज रेडी टू सप्लाई ओनली 12 यूनिट्स। तो अगेन फिर से क्या होगा, जब मार्केट में सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो फिर से प्राइसेस बढ़ेंगे, 2 से वापस 3 पे जाएंगे। तो ऊपर से भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, नीचे से भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो बार बार हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। प्राइस अल्टीमेटली जो प्राइस प्रिवेल करेगा वो कौन सा प्राइस प्रिवेल करेगा, 3 रुपीज, क्योंकि ऊपर से भी हम 3 पे आ रहे हैं, नीचे से भी हम वापस 3 पे जा रहे हैं, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास, थैंक यू।